पिछले क्लास में हाँ हम लोग सीआरपीसी में हम लोग मेंटेनेंस देख रहे थे, सेक्शन 125 का किए थे। सेक्शन 125 में कोई प्रॉब्लम किसी को? मेंटेनेंस हम लोग किए थे, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, मेंटेनेंस कहाँ से कैसे ऑर्डर पास होगा, एंट्री मेंटेनेंस कैसे पास होगा, वो सब सारा चीज़ हम लोग देखे थे। सेक्शन 126 में प्रोसीजर दे रखा है। सेक्शन 126 में प्रोसीजर दे रखा है, हम पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा आप लोग। सेक्शन 126 निकालिएगा। सेक्शन 126 प्रोसीजर। Proceedings under section 125 may be taken against any person in any district। अब इसका जो है हम लोग मेंटेनेंस के लिए कोई अगर किसी को कोई एग्रीव पार्टी है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करना चाहेगा तो कहाँ करेगा, किसकी जगह पे वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, ये लिखा हुआ आपको सेक्शन 126 में जो प्रोसीजर है उसके अंदर है। देखिए क्या है, वेयर ही इज proceeding under section 125 may be taken against any person। किसी आदमी के अगेंस्ट में, किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो किया जाएगा मेंटेनेंस, जिससे हम मेंटेनेंस मांगेंगे, एक वाइफ मांगेगी तो अपने पति के खिलाफ वो करेगी तो कहां पे करेगी, तो कहता है ए नंबर, ध्यान समझिएगा, वेयर ही इज, वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड। सी नंबर, वेयर ही लास्ट रिसाइड विथ हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है। जहां पे वह आदमी है, जहां पे वह आदमी है, वेयर ही इज, जहां पे वह, ठीक है ना, या उसकी पत्नी ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, वहां पे केस फाइल किया जा सकता है। या वेयर ही लास्ट रिसाइड विथ हिज वाइफ, जहां पे वह अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रिसाइड किया था, पत्नी साथ में पत्नी के साथ रह रहा था, पत्नी छोड़कर चली गई, ठीक है ना, इसका एक रीजनेबल कॉज है, छोड़कर चली गई है, ठीक है ना। अब उसको अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करना है अंडर सेक्शन 125, तो इन जगहों पे किया जा सकता है, इन जगहों पे मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है। ये तीन जगह दे रखा है, या एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है ना, विद द इलिजिटिमेट चाइल्ड, अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है ना। सी नंबर देखिएगा आप लोग, हम सी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 126 का सी नंबर, इसमें कह रहा है वेयर ही लास्ट रिसाइड विथ हिज वाइफ, जहां पे वह अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रिसाइड किया है, या विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, इलिजिटिमेट चाइल्ड के मदर के साथ लास्ट रिसाइड किया है। क्लियर? अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया है तो उसकी मदर के साथ वह जहां पे अंतिम बार रिसाइड किया है वहां पे क्या होगा, जो है सूट लाया जा सकता है। क्लियर? 126 बोलिएगा। हाँ, अब आइए ध्यान समझिएगा, हम सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ खास बात नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समन मामले में जिस तरीके से एविडेंस लिया जाता है, ठीक है ना, उस तरीके से इसमें एविडेंस जो होगा वो लिया जाएगा। All evidence of such proceedings shall be taken in the presence of person against whom, जिसके अगेंस्ट लाए हैं, ठीक है ना, हम जो भी उसका क्लेम है उसके लिए जो भी एविडेंस है वो सारा वहां पे, ठीक है ना, लिया जाएगा। और किस तरह के लिया जाएगा, उसके प्रेजेंस में लिया जाएगा, या अगर प्रेजेंस को ओमिट कर दिया गया है कि नहीं आपका प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है,
तो जो उसका प्लीडर होगा उसके सामने लिया जाएगा, ठीक है, और उसी तरीके से मतलब कि और ये चीजें रिकॉर्डेड होगी, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड होता है सारा चीज, लिखा जाता है सारा चीज, और वो उसी तरीके से होगा जैसे कि समन केस में होता है। क्लियर? समन मामले की तरह इसका एविडेंस उठेगा। है ये हमारा सीआरपीसी में है, ठीक है ना, वारंट मामले की तरह नहीं बल्कि समन मामले की तरह एविडेंस रिकॉर्ड होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ देते हैं। प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte। यह भी समझ लीजिए, एक्स पार्टी समझते हैं यहाँ आप लोग, हम उसको पार्टी को बुलाए, चला गया, जो एग्री पार्टी है क्लेम में आया, पार्टी को समन गया दूसरे पार्टी को, भैया आओ तुम्हारे खिलाफ मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है। अब वो पार्टी क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं आया, जिस डेट को हम बुलाए उस डेट को नहीं आया। ओके, तो मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, मेंटेनेंस के लिए एक्स पार्टी कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। एक्स पार्टी समझते हैं सभी लोग? एक्स पार्टी, हाँ, एक्स पार्टी का मतलब हो जाता है एक पक्षीय, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए भी वह ऑर्डर पास कर सकता है। और जैसे ही एक्स पार्टी होगा वह दोहरा आएगा कि माय लॉर्ड ये क्या कर दिए, तो उसको रीजनेबल कॉज बताना पड़ता है कोर्ट में कि हम इस कारण से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए। इसके बाद ही एक्स पार्टी जो ऑर्डर हुआ उसको सेट असाइड किया जा सकता है और फिर जो है दोनों पक्षों को सुना जाएगा और फिर फैसला आएगा। ओके, अगर रीजनेबल कॉज नहीं देगा वो, ठीक है ना, तो उसको एक्स पार्टी माना जाएगा, ठीक है ना, रह जाएगा ऑर्डर में, फाइन भी चार्ज किया सकता है उसमें। ठीक है, आप कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। एन ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड, जो कहे थे हम, ठीक है ना, फॉर गुड कॉज, अगर आप रीजनेबल कॉज दीजिएगा तो ही सेट असाइड होगा। सोन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट, इसको याद रखिएगा, from the date thereof subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। यही चीज बता रहे थे, भी जस्ट आपको बताए थे कि जिस दिन से एक्स पार्टी हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर के 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट thereof subject to such terms including। अब आप जैसे ही एक्स पार्टी हुआ 3 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट में कि माय लॉर्ड हम इस कारण से नहीं आ पाए, आपने एक्स पार्टी कर दिया, हम नहीं आ पाए, उसको एक रीजनेबल कॉज बताना पड़ेगा हम कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए। और जिस तरीके से वो सेट असाइड होगा, जो टर्म्स लिखा जाएगा कि आप कॉस्ट पेमेंट करेंगे, आप नहीं आए, आपको हम फाइन कर रहे हैं, कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो कॉस्ट भी उसको पे करना पड़ सकता है जिस भी टर्म कंडीशन पे है। तो ये उसके बाद एक्स पार्टी जो हो सकता है वो क्या होगा, सेट असाइड हो सकता है, अगर रीजनेबल कॉज है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है तो। ओके, और यहां पे थर्ड में और क्लियरली लिख भी दिया है, द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 shall have power to make such order as to cost may be as may be just, यानी कि ये फेयर होना चाहिए। कॉस्ट जब भी हम लोग लगाते हैं, जहां पे लिखा नहीं है कि आपको इतना ही कॉस्ट लगाना है, तो वो जस्ट मतलब होता है फेयर, ठीक ठाक, ठीक है ना, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल कॉस्ट नहीं आप डालेंगे किसी पे। ओके, क्लियर? ये सेक्शन 126। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 127 जो है अल्टरेशन है। अलाउंस में अल्टरेशन मतलब होता है बदलना। आप अल्टरेशन कैसे करेंगे? आपने एक बार मेंटेनेंस के लिए, अलाउंस के लिए ऑर्डर पास कर दिया है, अब इसको अल्टरेशन करना है। अल्टरेशन कैसे करेंगे आप? इसका अल्टरेशन कैसे करना है? तो 127 में देखिए क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं 127 को। ऑन प्रूफ of a change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or order under the same section
to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father and mother, as the case may be, the magistrate may such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or interim maintenance as the case may be। यानी कि फिर वही चीजें हैं, अगर किसी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है और कोर्ट को लग रहा है, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसमें अल्ट्रेशन की जरूरत है, किसी भी तरह का अल्ट्रेशन, चाहे मेंटेनेंस को बढ़ाना हो, मेंटेनेंस को घटाना हो, मेंटेनेंस को बंद करना हो, ठीक है ना, तो सर्कमस्टांस के हिसाब से देखा जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है। ओके, जैसे कि आप लोग जानते भी, एग्जाम्पल भी है, महंगाई बढ़ जाएगा, मान लीजिए आज हम मेंटेनेंस तय कर दिए 100 रुपया, तो क्या 10 साल बाद भी यही रहेगा 100 रुपया? अल्ट्रेशन हो जाएगा। एक हम विडो वाइफ को दिए, मेंटेनेंस तय कर दिए हैं विडो वाइफ को, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरी शादी कर लिया, तो मेंटेनेंस बंद हो सकता है, बंद हो सकता है मेंटेनेंस। हाँ हाँ, अच्छा, एक डिपेंडेंट बढ़ गया, मेरा डिपेंडेंट बढ़ गया, या मेरी जो इनकम थी वो घट गई, हम दिवालिया हो गए, मेंटेनेंस का जो है अल्ट्रेशन हो सकता है, मेंटेनेंस अल्ट्रेशन किया जा सकता है। तो इन सब परिस्थिति में मेंटेनेंस का अल्ट्रेशन हो सकता है, बहुत तरह का सर्कमस्टांसेस हो सकता है। तो उन कंडीशन में जो है मेंटेनेंस का अल्ट्रेशन होगा, सेक्शन 127 में ये कहा जा रहा है आपको। सब क्लॉज 2 आइए, सब सेक्शन 2 सॉरी, वेयर इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। ठीक। थर्ड नंबर, where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he satisfy that, अब देखिए किस किस कंडीशन में एक वुमेन के लिए जो है अल्ट्रेशन है, जो जस्ट हम जिक्र किए भी थे, हम इसका कहे भी थे आपको, क्या, द वुमेन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डाइवोर्स रीमैरी, ठीक है ना, रीमैरी, दूसरी शादी कर ले, कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, उसके मैरिज के दिन से ही जो है वो आपका जो मेंटेनेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बी है, द वुमेन हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज रिसीव्ड whether before or after the date of said order the whole of his sum which under the customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order। अच्छा, एक आप लोग जानते हैं एक वन टाइम भी सेटलमेंट होता है, सुने हैं ना, वन टाइम सेटलमेंट, ये तो मंथली अलाउंस की बात हो रही है, एक है कि नहीं, अगर कोई कस्टमरी रूल है इस तरह का, जैसे कि मुस्लिम मैरिज वगैरह सब में भी है, एक कस्टमरी रूल है कि आपको वन टाइम सेटल, हाँ वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए आप, तो अगर वन टाइम सेटलमेंट भी कर दिए हैं तो मंथली अलाउंस में अल्ट्रेशन आ जाएगा। बी, ठीक है ना, इसका हाँ वन टाइम सेटलमेंट में, हाँ हाँ वही हुआ वन टाइम सेटलमेंट, एक मुस्तरासी, हाँ एक मुस्तरासी दे दिया, वाइफ भी मान गई, हाँ खत्म हो गया। इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच, हाँ सच ऑर्डर वाज मेड, हाँ बोलिए, तो बोल रहे हैं राहुल आप, हाँ नो से वो अलग चीज है, शेयर जो है, ठीक है ना, डिफरेंट थिंग, शेयर में सक्सेशन रूल फिर है राहुल, ये मेंटेनेंस डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना, नहीं नहीं, अच्छा एक चीज, एक 1 मिनट, मान लीजिए कि एक संपत्ति मैंने कमाई है, ध्यान समझिए, एक संपत्ति मैंने कमाई है मान लीजिए, तो इसमें कोई शेयर कैसे मांग सकता है हमसे, बताइए तो। पैटर्न प्रॉपर्टी में तो फादर का हिस्सा ऑलरेडी होता है, तो उसका वो शेयर हमको देंगे, हम शेयर उनको देंगे, वाइफ, हाँ तो मदर का तो ऑलरेडी हिस्सा है उसमें, फिर वही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेंटेनेंस कहां पे है, शुरुआत में लिख दिया गया है एक लाइन में कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ,
आप लोग ये लाइन क्यों भूल जाते हैं? अगर मदर के पास मान लीजिए कि फादर नहीं है किसी आदमी का, मदर है, और उसके पास मान लीजिए कि 500 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, तब मेंटेनेंस नहीं मांगेगी वो, तब आपसे क्यों मांगेगी? वो तो लीज पर दे देगी तो उसका उतना पैसा आ जाएगा। अब उसके नाम पर 5 फ्लैट है, मदर के नाम पे 5 फ्लैट है, किराया लगा देगी तो मेंटेन कर लेगी अपने आप को। अनेबल टू मेंटेन, ये लिखा हुआ है हर जगह। और मेंटेनेंस का आप बोले ना किसका वाइड सेंस, आप देखिए, अब तो नया नया जजमेंट आ रहा है, पढ़िएगा उसको, ठीक है, नया नया जजमेंट्स को देखना है आपको। उसमें है पत्नी है, डॉक्टर है, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रही है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इवन कि एक जजमेंट यहां आया भी था सुप्रीम कोर्ट उसमें, ठीक है ना, या किसी हाई कोर्ट का है, हमको ध्यान नहीं है, उसमें कहा क्या कि पत्नी को हम 1 साल का टाइम देते हैं। पत्नी जो है वो MBBS की हुई थी, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, पति के साथ रह रही थी। तो जब डाइवोर्स हो गया तो उसमें मेंटेनेंस जब क्लेम की वो, तो पत्नी को कहा कि आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं, 1 साल तक ही आपको मेंटेनेंस देगा, 1 साल में अपना आप जो है अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोल, मतलब कि वो डिस्पेंसरी खोल लीजिए कहीं पे, आप अपना मेंटेन करने में सक्षम हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं खुद का मेंटेन करने में। समझ रहे हैं राहुल? हाँ, मेंटेनेंस, हाँ उसमें कहा जजमेंट में है, मेंटेनेंस भीख नहीं है। मेंटेनेंस का बहुत वाइड सेंस है, वो भीख नहीं दे रहा है, पति आपको भीख नहीं दे रहा है, ये आपका राइट है। तो कहां तक आपका राइट है ये चीज जानना पड़ेगा। आप खुद सक्षम है खुद, तो फिर मांगिए मत किसी से नहीं। चलिए ठीक है, 127 में है, ध्यान सुनिएगा, ये हम पढ़ दिए थे, सब क्लॉज 2 है इसका। इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन। हाँ, अगर वो एक्चुअली पेड कर दिया गया है, ठीक है ना, इसके मतलब कि ऑर्डर पास होने से पहले, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, अगर पेमेंट कर दिया गया है और फिर वो मेंटेनेंस के लिए गई है तो वो अल्ट्रेशन हो जाएगा। ऑर्डर पास होने से पहले उसने मान लीजिए कर दिया है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा मेंटेनेंस। सी नंबर है, द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड ए डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज वॉलंटरली सरेंडर हर राइट्स to maintain or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof। मान लीजिए पत्नी का जमीर जग गया, ठीक है ना, ऑर्डर पास हो गया, मेंटेनेंस के लिए कह दिया कोर्ट, 1 महीने के बाद 2 महीने बाद पत्नी को जॉब लग गया, कुछ भी हो गया, या पत्नी का जमीर जग गया, कहा इस आदमी से लेंगे, इस आदमी का एक भी पैसा नहीं लेंगे, वो कोर्ट में जाएगी, एप्लीकेशन मूव कर देगी कि हमको नहीं चाहिए अब मेंटेनेंस बंद कर दीजिए आप। ओके, अपने इस राइट को वो सरेंडर करना चाहेगी मेंटेनेंस को कि नहीं हमको नहीं चाहिए अब मेंटेनेंस इस आदमी से, मेंटेनेंस फिर अल्ट्रेशन हो जाएगा, बदल जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ, तो ये सब सर्कमस्टांसेस है, बहुत इजी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्ट्रेशन होगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कमस्टांशियल चीजों पे अल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रेशन किया जा सकता है, अल्ट्रेशन का प्रोविजन है। 4 नंबर, अब देखिएगा जरा ये चीजें, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डॉरी बाय एनी पर्सन टू whom ए मंथली अलाउंस और द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर सेक्शन 125, द सिविल कोड shall take into account the sum which has been paid to recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance for any of them as the case may be इन परसुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर। अच्छा, एक चीज आप लोग अब जानते होंगे, देखे होंगे, आप सुने भी होंगे, डाइवोर्स का मामला वगैरह सब देखे होंगे आप लोग, कि अगर हस्बैंड डॉरी ले लेता है, उस केस में जो मेंटेनेंस दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें कहता है कि आप जो डॉरी लिए हैं वह भी वापस कीजिए। मान लीजिए 5 तोला सोना लिया है तो इसकी भी रिकवरी करवा देता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, आप लोग देखे भी होंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कि अगर इस चीज को ये साबित कर दे या प्रूफ है या इस तरह का कुछ चीजें हैं कि वो 5 लाख रुपया दहेज लिया है, ठीक है ना, और ठीक है, या फिर 5 तोला सोना इसको दिया गया है, कार दिया गया है, बंगला फ्लैट दिया गया है मेरे गिफ्ट के तौर पे मेरे पिता के तरफ से, तो वो सबकी भी रिकवरी हो जाती है मेंटेनेंस के तौर पे, यह भी वापस हो जाता है। तो यह भी आपको इंक्लूड है इसमें। चलिए आ जाइए, अब आइए सेक्शन 128, इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर।
इन्फोर्स करना, लागू करना। मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होगा उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, इसको एक लाइन में बता देते हैं आपको, ठीक है ना। और इसको ये आपका लास्ट हम पढ़ देते हैं, फिर समझा देते हैं हम। A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be is to be paid and such order may be enforced by any magistrate। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही चीज समझाना चाह रहे हैं एक लाइन में। इसमें यही चीज आपका जो 126 का 128 जो कह रहा है आपका, वो सिर्फ ये कह रहा है कि इसका जो इन्फोर्समेंट होगा वो कैसे होगा। तो कहता है कि इन्फोर्समेंट कोई भी मजिस्ट्रेट, इन्फोर्समेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर जो है, कोई भी मजिस्ट्रेट, ऑर्डर में बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पे, वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी फाउंड, जिस आदमी के अगेंस्ट में यह ऑर्डर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है, वहां का कोई भी मजिस्ट्रेट इसको इन्फोर्स करवा सकता है। क्लियर? बस इतनी सी चीज है। ये कहीं भी आपको जहां भी मेंटेनेंस कहीं किसी कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है, वह आदमी कहीं और रिसाइड कर रहा है, तो वहां के लिए भी अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि उसको जुरिडिक्शन में नहीं आएगा तो नहीं। मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं और मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है पूर्णिया से, दरभंगा से, कटिहार से, अररिया से, मान लीजिए इस कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में रहते तो उसको जुरिडिक्शन से बाहर वाली बात हो गई। वहां के लिए भी अप्लीकेबल है, वहां का भी मजिस्ट्रेट इसको इन्फोर्स करवाएगा। क्लियर? आपका मेंटेनेंस समाप्त। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ केस है, आप लोग केस का नाम जो है राइट डाउन कर लीजिए। इस केस को आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, जो सब समझ में नहीं आएगा फिर पूछिएगा, फिर हम क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। कुछ कुछ केस का नाम बताते हैं, अच्छा केस वगैरह सब है, सुन लीजिएगा आप लोग। केस का नाम राइट डाउन कर लीजिएगा, पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए केस पे। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, ये 2020 का केस है, कोरोना काल का 2020। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, ABHILASHA वर्सेस प्रकाश, PARKASH, 2020 का केस है। ये ऑनलाइन केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 736, ये ऑनलाइन हुआ था। ये फैसला इसका ऑनलाइन जजमेंट है इसका। कोरोना काल आप लोग को याद ही होगा। अब समझिए इस केस में क्या कह रहा है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते भी इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इसमें केस में हुआ क्या था आप लोग ध्यान रखिएगा। डॉटर हु अटेंड मेजोरिटी, कोई ऐसी लड़की, ऐसी बेटी जो मेजर हो गई है, एंड इज स्टिल अनमैरिड, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। अब आप लोग एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई अनमैरिड डॉटर जो मेजर है, क्या वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125? सोचकर जवाब दीजिए जरा। नहीं मिलेगा उसको मेंटेनेंस। और कोई लॉ में उसको मेंटेनेंस मिलेगा किसी और लॉ के तहत? किस लॉ के तहत? यहां तो 125 का तो सीधा नियम प्रोविजन पढ़े हैं कि किस बेटी को मिलेगा। आप लोग तो लॉ बात प्रोविजन बता दिए। 125 तो कहता है कि माइनर चाइल्ड, नहीं कहता है। और माइनर अगर मैरिड है तब भी मिलेगा उसको, है लिखा हुआ इसमें 125 में कि अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसको मिलेगा। 125 में है लिखा हुआ प्रोविजन। अनकैपेबल की बात छोड़ दीजिए, अनकैपेबल तो डॉटर क्या, तब तो सन को भी मिलेगा। अगर वो फिजिकल फिट नहीं है या मेंटल फिट नहीं है, तब तो मेजर हो, माइनर हो, लड़का हो, लड़की हो, मिलेगा। ये तो लिखा हुआ 125 का प्रोविजन में। अर्पणा है ना यही बात, 125 का प्रोविजन पता है ना आपको। अगर वो फिजिकल या मेंटल इनकैपेबल है
तब तो वो लड़का हो कि लड़की हो। हम बात कर रहे हैं ऐसी कोई अनमैरिड डॉटर जो मेजर है और कैपेबल भी है, तो क्या उसको मिलेगा 125 में। अब इसी का जजमेंट है जो आप लोग, ठीक, हम पढ़ते हैं जजमेंट, ध्यान समझिएगा, फिर सुन लीजिए। डॉटर हु अटेंड मेजोरिटी एंड स्टिल अनमैरिड, और विवाहित है, इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीधा एक लाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब तक कि वह कोई फिजिकल या मेंटल जो है एबनॉर्मल ना हो, इंजरी ना हो उसको। क्लियर। लेकिन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है, एचएमए पढ़े हैं आप लोग, सेक्शन 20 पढ़े हैं, उसमें अगर कोई अब ध्यान समझ लीजिएगा, कोई अगर अनमैरिड हिंदू डॉटर है, कैन बी क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर टिल सी इज मैरिड, ठीक है ना, तो वह क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ओके। अगर वो वहां पे जाकर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अगर वह वहां पे यह साबित कर दे कि वह अपना मेंटेन करने में अनेबल है, तो उसको सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में वहां वो क्लेम कर सकती है। 125 में क्लेम नहीं बनेगा उसका। क्लियर। चलिए ठीक। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट साफ गाइडलाइन दिया है मजिस्ट्रेट को कि किसी भी तरह का किसी भी तरह का 125 में और सेक्शन 20 में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। जब भी हम पढ़ देते हैं उसका जो लाइन है हम पढ़ देते, बड़ा अच्छा लाइन है। द लेजिस्लेचर नेवर कंटेम्पलेटेड टू बर्डन ऑफ मजिस्ट्रेट while exercising jurisdiction under section 125 CRPC to determine the claims contemplated by Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, ठीक है ना। दोनों सेक्शन का अपना अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों सेक्शन का अपना अलग मोटो है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन दोनों को लेके बहुत क्लियर है। कोई इसमें जब मजिस्ट्रेट इसको जब इंटरप्रेट करेगा, मजिस्ट्रेट जब इसको ऑर्डर पास करेगा, तो इसमें कोई कहीं पे कोई विरोधाभास वाली स्थिति नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, साफ साफ क्लियर किया है इसमें। नेक्स्ट केस लिख लीजिए, बड़ा अच्छा सा केस बताते हैं आपको। कमला वर्सेस M.R. मोहन कुमार। कमला वर्सेस M.R. मोहन कुमार, MR मोहन कुमार नाम है इसका। ये 2019 का केस है, 2019 का केस है यह। ओके, अब पढ़ देते हैं इसमें क्या जजमेंट है। बड़ा अच्छा जजमेंट है इसमें भी। फॉर फुलफिलिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ द बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑफ सेक्शन 125 CRPC, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। 125 में कहता है कि मैरिज को साबित करना कि दोनों की शादी हुई है, यह रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है इसमें। इस केस का हम जजमेंट पढ़ रहे हैं। लॉन्ग कोहेबिशन, अगर लंबे समय तक कोई लड़का या लड़की साथ में रह रहा है, कोहेबिट हो रहा है बिटवीन वुमेन एंड मैन, में लीड टू प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, तो ऐसा माना जाएगा कि वो दोनों शादीशुदा है। प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है, एविडेंस में भी चीज देखेंगे हम लोग। मैरिज इन टाइटल मेंटेनेंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन बॉर्न टू देम, इसमें लड़की को, फीमेल को भी मेंटेनेंस जाएगा, और उस कोहेबिशन की वजह से अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है उसको भी मेंटेनेंस जाएगा। इस केस का जजमेंट है ये। इसको प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज माना जाएगा, कोई अगर लंबे समय तक कोई अगर साथ रह रहा है एज ए वाइफ और हस्बैंड। एविडेंस में भी इसको पढ़े हैं हम लोग। क्लियर। हाँ, एक और जजमेंट सुन लीजिए, एक और केस पढ़ देते हैं। एक केस है चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई।
चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई। अभी बार बार हम एक फ्रेज का जिक्र करते हैं, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ वुड मीन, इसका क्या मतलब है वो इसमें थोड़ा सा उसको एलोबरेट किया है। दैट मीन्स अवेलेबल टू द डिजर्टेड वाइफ, she was wife while she was living with her husband and would not take within itself the efforts made by the wife after desertion to survive somehow। इसको एलोबरेट किया है इसमें कि कैसे समझेंगे कि वह अपना मेंटेन करने में अनेबल है। सर्कमस्टेंशियल बेस है ये सब चीजें, ठीक है ना। उसके पास जैसे अब जो नया नया जजमेंट है उसमें देखिएगा कि अगर उसके पास कोई इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं आई है, ना हस्बैंड के तरफ से ना फादर मदर के तरफ से, ओके, तो इसका बहुत बड़ा वाइड स्कोप है। तो जैसे अभी राहुल पूछ भी रहा था, तो ये सब चीज को देखिएगा, इस केस में जजमेंट है, पढ़िएगा, सब जजमेंट सब है। एक केस है, केस का नाम दो चार लिखा देते हैं, बेगम शाहबानो वर्सेस एम अब्दुल गफूर, बेगम शाहबानो वर्सेस A.M. अब्दुल गफूर, 1987 का केस है यह। इस केस को जजमेंट हम पढ़ते, बड़ा अच्छा केस है यह। अभी सुनिएगा केस को आप लोग। बाइगेमी जानते हैं, दो शादी, मुस्लिम में बाइगेमी अलाउ है, यानी दो शादी अलाउ है। बाइगेमी इज अलाउ अंडर मुस्लिम लॉ एंड हस्बैंड इज नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर कंट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज। जानते हैं कि मुस्लिम में दो मैरिज अलाउ है, और अगर कोई मुस्लिम मेल अगर दो शादी करता है तो उस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं किया जाता है। इतना तो पता है आप लोगों को। हिंदू मैरिज में क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज किया होता है, बट मुस्लिम मेल पर यह अप्लाई नहीं होता है अकॉर्डिंग टू उसका जो अपना मुस्लिम लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है ना। जबकि सुनिएगा, बड़ा अच्छा जजमेंट है, जबकि ए मुस्लिम वाइफ वुड श्योरली बी इंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस solely on the ground that second marriage of her husband has caused her mental agony and cruelty। अब देखिए कितना अच्छा चीज है, कह रहा है कि कोई ऐसा मुस्लिम मेल जिसने दो शादी किया है तो उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनता है, ठीक। लेकिन वह महिला जो उसकी पत्नी है, अगर इस ग्राउंड पे अलग रहना चाहती है कि नहीं इसने दो शादी किया है और दूसरी शादी जो इसने किया है यह मेरे लिए मेंटल क्रुएल्टी की तरह है, हम मतलब कि परेशान हो गए हैं, हम एक साथ उस औरत के साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं और वो कहीं सेपरेट रह रही है, अलग रह रही है, तो यह सफिशिएंट ग्राउंड है उसके लिए कि वो 125 में सीआरपीसी में वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्लियर? बड़ा अच्छा केस जजमेंट है इसमें भी। और in this situation, in such a situation, husband cannot take shelter of his personal law and claim immunity from section 125। पति इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता है कि हमको अलाउ है दो शादी, या किसी भी तरह का मेंटल क्रुएल्टी नहीं है, या किसी इसका बचाव नहीं है। वो पति इस बात से बच नहीं सकता है कि मेरा पर्सनल लॉ हमको दो शादी की इजाजत देता है, तो 125 में इस चीज का कोई बचाव नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से और केसेस हैं, आप लोग स्टडी कीजिए, कोई बुक अच्छी सी बुक आप लोग को बोले हैं, अच्छी सी कोई बुक पढ़िए सीआरपीसी की, बहुत सारे केसेस हैं, पढ़िएगा उसमें। आज इतना ही रखते हैं इसको।